सिर्फ एक गुनाह नहीं होता, कभी ये एक इत्तेफाक होता है, कभी सोच समझकर रची गई एक साजिश। यहाँ हर कहानी एक रहस्य है, हर किरदार के पीछे छुपा है एक डरावना सच, और हर कत्ल के पीछे होती है एक खामोश चाल। मैं हूं प्रवीण, और आप सुन रहे हैं साजिश क्राइम अनकवर्ड, जहां हम खोलते हैं उन कहानियों के पन्ने जिनमें दिखता कुछ और है और होता कुछ और। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो आपके भरोसे की बुनियाद हिला देगी। 29 जून 2019, भोपाल की एक गर्म दोपहर। एक कैदी को जेल लौटना था, लेकिन उसके घर से उठता धुआं एक कत्ल और एक साजिश की बदबू लेकर आया। एक ऐसा केस जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। जहां लाश मिली, सुसाइड नोट मिला, गवाह भी थे, लेकिन फिर भी सब कुछ झूठ था। मौत जिस इंसान की हुई थी वो असल में जिंदा था, और जो मरा उसकी कोई गलती नहीं थी। ये कहानी है एक ऐसे शातिर कातिल की जिसने मौत का ऐसा नाटक रचा कि कानून की आंखें भी धोखा खा गईं। लेकिन कातिल कितना भी चालाक हो, सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। तो तैयार हो जाइए एक सच्ची मगर फिल्मी लगने वाली कहानी के लिए, जहां पैरोल से लौटा एक कैदी अचानक मर जाता है, और फिर शुरू होता है सस्पेंस, झूठ, धोखा और कत्ल का सिलसिला। नाम है जिंदा कातिल, और ये है एक सच्ची क्राइम स्टोरी। भोपाल, मध्य प्रदेश, जून 2019। रात का सन्नाटा अब धीरे धीरे सुबह की हलचल में बदलने लगा था। भोपाल की सेंट्रल जेल के बाहर एक सिपाही चाय की चुस्कियों के साथ घड़ी पर नजर टिकाए बैठा था। तारीख थी 29 जून, और वक्त हो चला था सुबह के 6:30। राजेश परमार, उम्र 34 साल, उम्र कैद की सजा काट रहा एक कैदी को आज पैरोल खत्म होने के बाद वापस जेल लौटना था। जेल प्रशासन उसकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, मगर राजेश का कुछ पता नहीं था। तभी जेल के लैंडलाइन पर फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से आवाज आई, नीलबढ़ से पुलिस बोल रही हूं, राजेश परमार की मौत हो गई है। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम गया। राजेश ने आत्महत्या कर ली थी। उसके घर से आग की लपटें उठती देख पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी थी। जब पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तो अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। एक युवक पूरी तरह से झुलसा पड़ा था। शरीर का एक एक हिस्सा काला पड़ चुका था। चेहरा पहचानना मुश्किल था। फिर भी आखिरी उम्मीद में पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मौके से एक सुसाइड नोट मिला। लिखा हुआ था, जेल की जिंदगी ने मुझे तोड़ दिया है, अब और नहीं सह सकता। हस्ताक्षर राजेश के थे। हैंडराइटिंग मिलान कर ली गई थी। लोकल पुलिस ने इसे आत्मदाह माना और मामला बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सेंट्रल जेल प्रशासन भी अब उस रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहा था, ताकि केस को पूरी तरह से बंद किया जा सके। राजेश परमार का अतीत भी कम खौफनाक नहीं था। साल 2014 एक हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। साल 2016 में अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद से वो जेल में ही था। इसी दौरान उसके पिता की मौत हो गई। परिवार की मजबूरी और अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत पर उसे 14 दिनों की पैरोल मिली थी। 15 जून को वह बाहर आया, और 29 जून को उसे वापस लौटना था, लेकिन उसने 29 जून की सुबह ही खुद को आग के हवाले कर दिया। या फिर क्या यही सच था? क्योंकि शव बुरी तरह से जल चुका था। चेहरा पहचानना नामुमकिन था। जो नोट मिला वो उसकी हैंडराइटिंग में था। लेकिन क्या केवल इतना सबूत काफी था? क्या राजेश ने सच में आत्मदाह किया, या फिर कहानी में कुछ ऐसा था जो छिपा रह गया? जेल लौटने की तारीख के दिन ही उसका यूं मर जाना, कुछ तो गड़बड़ लगती है। भोपाल के नीलबढ़ एरिया में फैली वो आग बुझ चुकी थी। राजेश परमार अब इस दुनिया में नहीं था, यही मान लिया गया था। एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें लिखा था, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा। पिता की मौत ने मुझे तोड़ दिया है। अब ना कोई पैरोल दिलवाएगा, ना ही कोई इंतजार करेगा। इसलिए मैं खुद को
आग के हवाले कर रहा हूं। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। पुलिस ने इसे एक सामान्य आत्महत्या का मामला मानकर बंद करने की तैयारी कर ली थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, फिर परिवार वालों को सौंप दिया गया। अंतिम संस्कार हो गया। केस खत्म। पर सिर्फ 24 घंटे बाद ही वो हुआ जिसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया। भोपाल के एसपी अखिल पटेल, जिनके जिम्मे नीलबढ़ एरिया था, जब उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रिपोर्ट में साफ लिखा था, मौत जलने या दम घुटने से नहीं हुई, गला दबाकर मारा गया है। मतलब ये आत्महत्या नहीं, मर्डर था। अब इस खेल में शक की बिसात बिछ चुकी थी। एसपी अखिल पटेल ने बिना देर किए केस की री इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मौके पर ली गई तस्वीरें, वीडियो और शव के जलने की दिशा, हर चीज को उन्होंने फिर से मंगवाया। उनकी टीम ने सवाल खड़े किए। अगर ये आत्महत्या थी तो गला दबाने के निशान क्यों? किसी ने जानबूझकर उसकी हत्या कर उसे आत्मदाह का रूप देने की कोशिश तो नहीं की? अब पुलिस की नजर उस सुसाइड नोट पर गई। क्या वो असली था? हैंडराइटिंग तो राजेश की थी, पर क्या किसी ने उसे मजबूर किया लिखने के लिए? या फिर वो नोट भी पहले से प्लानिंग का हिस्सा था? जैसे जैसे गुत्थी सुलझने लगी, नए शक उठने लगे। क्या वाकई मरने वाला राजेश परमार ही था? या फिर ये किसी और की लाश थी और असली राजेश कहीं भाग चुका था? भोपाल पुलिस के हाथों में अब एक सामान्य सुसाइड केस नहीं, बल्कि एक बेहद चौंकाने वाली मर्डर मिस्ट्री थी। और इस मिस्ट्री की तह तक पहुंचना अब सिर्फ एक जांच नहीं, पुलिस की इज्जत और साख का सवाल बन चुकी थी। भोपाल पुलिस के अफसर अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तस्वीरों को गहराई से देखने लगे थे। और तभी एक तस्वीर में कुछ अजीब नजर आया। शव का पैर एकदम आपस में चिपका हुआ था। जबकि कोई इंसान अगर जलता है तो वो तड़पता है, हिलता है, और आमतौर पर पैर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन यहां नहीं। जैसे ही बाकी तस्वीरें ध्यान से देखी गईं, पुलिस को शक और गहरा हो गया। चेहरा और सीना बुरी तरह जले थे, लेकिन हाथ और पैर उतने नहीं जले थे, बल्कि वो कुछ अजीब से एंगल में मुड़े हुए थे, जैसे कि बांधे गए हों। अब एएसपी अखिल पटेल ने निर्णय लिया, हमें फिर से घटनास्थल पर जाना होगा। ये आग नहीं, कोई चाल है। पूरी टीम नीलबढ़ पहुंची। जगह को फिर से खंगाला गया। और तभी कुछ पड़ोसियों ने खुलासा किया, एक दिन पहले राजेश के साथ 1 से 2 लोग भी देखे गए थे। साहब, अब केस का पासा पलट चुका था। सुसाइड केस की फाइल बंद नहीं हुई, वो दोबारा खुल चुकी थी। अब शक और बढ़ा। क्या मरने वाला वाकई राजेश परमार था? अगर नहीं, तो फिर वो कौन था? और राजेश कहाँ है? शुरू हुई राजेश की डिजिटल ट्रेसिंग। उसका मोबाइल नंबर ट्रेस किया गया। रिश्तेदारों के जरिए एक पुराना नंबर मिला, जो पैरोल पर बाहर आने के बाद एक्टिव हुआ था, लेकिन अब स्विच ऑफ था। उस नंबर की आखिरी लोकेशन मिली भोपाल। और फिर सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड में एक नाम बार बार आया, निहाल। पुलिस ने जब निहाल के नंबर पर कॉल किया, वो भी बंद था। अब पुलिस को शक हुआ, कहीं मरने वाला निहाल तो नहीं। जांच में पता चला कि निहाल बिहार का रहने वाला था और कुछ वक्त पहले तक राजेश के ही मकान में किराए पर रहता था। बाद में कहीं और शिफ्ट हो गया था। अब सुराग गुजरात की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस की एक टीम गुजरात रवाना हुई। कुछ घंटों की तलाश के बाद निहाल को एक इलाके से दबोच लिया गया। और जब उससे कढ़ाई से पूछताछ शुरू हुई तो उसने जो बताया, उसने पूरे केस की नींव ही हिला दी। तहकीकात की कड़ियां जुड़ते जुड़ते अब एक चौंकाने वाले मोड़ पर आ चुकी थीं। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए निहाल ने जो कहानी सुनाई, उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। निहाल ने बताया कि जेल से 14 दिन की पैरोल पर छूटकर बाहर आने के बाद राजेश परमार ने उससे संपर्क किया था। वो मानसिक रूप से काफी टूटा हुआ था। बातचीत के दौरान वो बार बार यही कहता कि अब जब उसके पिता नहीं रहे तो उसे शायद ही कभी दोबारा पैरोल मिले। उसकी आंखों में निराशा और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। राजेश ने निहाल को बताया कि उसने हाल ही में कुछ क्राइम वेब सीरीज देखी थी और उनसे एक खतरनाक आइडिया लिया था, ऐसा मरना कि दुनिया उसे मरा हुआ समझे, जबकि असल में वो जिंदा रहे और कहीं दूर जाकर
नई जिंदगी शुरू करे। राजेश ने इस साजिश की शुरुआत 23 जून को कर दी थी। अपनी मां को किसी मंदिर में पूजा करने के बहाने बाहर भेज दिया ताकि घर में कोई ना हो। अब उसे चाहिए था एक ऐसा शख्स जिसकी उम्र कदकाठी उससे मिलती हो और जिसे वो अपनी जगह मरा हुआ दिखा सके। राजेश ने इस प्लान में निहाल को शामिल होने को कहा, लेकिन निहाल ने पहले साफ मना कर दिया। फिर लालच का दांव चला। राजेश ने 1 लाख रुपए का वादा किया, जिसमें से कुछ पैसे एडवांस भी दे दिए। लालच और दोस्ती के बीच झूलता निहाल अंततः इस साजिश में शामिल हो गया। 28 जून की शाम, पैरोल खत्म होने से एक दिन पहले, दोनों ने अपने फोन घर पर छोड़ दिए ताकि कोई लोकेशन ट्रेस न कर सके। फिर निकल पड़े शिकार की तलाश में। भोपाल के एक पेट्रोल पंप के पास उनकी मुलाकात हुई एक युवक से जो मजदूरी करता था। नाम था राजू रैकवार। बातचीत में उसे खाने और शराब की पार्टी का लालच दिया गया और वो झटपट तैयार हो गया। तीनों राजेश के घर पहुंचे, जहां जमकर शराब पिलाई गई। जैसे ही राजू ने होश खोया, राजेश ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसके हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए ताकि अगर वो जिंदा भी हो तो आग से नहीं बच सके। इसके बाद उसे फर्श पर लिटाया गया, किताबें उसके ऊपर रखी गईं और पेट्रोल डालकर सुसाइड सीन तैयार किया गया। राजेश ने खुद एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने पिता की मौत और भविष्य से निराशा की बात कही और लिखा कि उसकी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। सुसाइड नोट थोड़ी दूरी पर रखा गया ताकि पुलिस को सबूत मिल सके। दरवाजा अंदर से बंद किया गया और फिर दोनों छत के रास्ते बाहर निकल आए। खिड़की से एक माचिस की तीली फेंकी गई और पल भर में आग की लपटों ने घर को घेर लिया। देखते ही देखते सारा इलाका जलते घर की चीख से भर गया, जबकि दोनों आरोपी वहां से गायब हो चुके थे। राजेश साउथ इंडिया की ओर निकल गया। साथ में निहाल का एक पुराना सिम कार्ड भी ले गया ताकि पहचान छुपी रहे। वहीं निहाल गुजरात में छिप गया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। पुलिस को जब उस जले हुए शव के बारे में पड़ताल करने का सुराग मिला, तो सामने आया कि मृत युवक राजू रैकवार था। उसकी पत्नी ने 28 जून की रात ही पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और जब पुलिस ने राजेश के घर से बरामद की गई चप्पलें दिखाई, तो पत्नी ने वो पहचान ली। अब शक सच्चाई में बदल चुका था। भोपाल पुलिस अब तक उस मर्डर मिस्ट्री की हर परत खोल चुकी थी जो शुरुआत में एक आत्महत्या लग रही थी। निहाल की गवाही, राजू रैकवार की पहचान और सबूतों की कड़ियां मिल चुकी थीं। अब बचे थे तो सिर्फ दो काम: कातिल को पकड़ना, जनता के सामने पूरे केस की सच्चाई लाना। लेकिन राजेश अब भी गायब था। वो किसी दूर शहर में छिपा बैठा था और पुलिस जानती थी कि वो एक दिन न एक दिन किसी न किसी तरीके से निहाल से जरूर संपर्क करेगा। और वही हुआ। अगली ही सुबह निहाल का मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नंबर चेन्नई का था। राजेश की आवाज आई, कुछ पता तो नहीं चला ना? सब ठीक है? निहाल बोला, अरे नहीं यार, सब ठीक है। पुलिस को कुछ नहीं पता चला। अब राजेश को लगने लगा कि उसका प्लान काम कर गया है। उसने आगे कहा, यहां चेन्नई में मुझे कुछ मदद चाहिए। अगर कोई अपना हो तो बताना। निहाल ने कहा कि वो एक दोस्त से बात करता है और नंबर भेज देगा। फोन कटते ही पुलिस हरकत में आ गई। अब शुरू हुआ पुलिस का असली ऑपरेशन। फिल्मी अंदाज में भोपाल पुलिस ने 2 अधिकारियों को चेन्नई भेजा, लेकिन आम पुलिस वाले की तरह नहीं, बल्कि चेन्नई के लोकल आदमी के जैसे। उन दोनों को लोकल लुक दिया गया। लुंगी पहनाई गई, माथे पर तिलक लगाया गया और बात करने का तरीका भी दक्षिण भारतीय जैसा सिखाया गया। अब निहाल ने राजेश को उन्हीं पुलिस वालों में से एक का नंबर निहाल का दोस्त बताकर भेज दिया। राजेश ने उस नंबर पर कॉल किया और बताया कि उसे कुछ मदद चाहिए। पुलिस वाले ने बड़ी सफाई से उसे मिलने बुलाया और फिर आया वो पल जब शिकारी खुद शिकार बन गया। राजेश जैसे ही तय जगह पर पहुंचा, उसने लुंगी और तिलक लगाए 2 युवकों को देखा। उसे लगा कि यही हैं निहाल के दोस्त। उसने धीरे से कहा, भाई, निहाल ने आपको भेजा है ना? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, दोनों पुलिस वालों ने बिजली की रफ्तार से उसे दबोच लिया। राजेश अब गिरफ्त में था। जिस पहचान को उसने मरा हुआ साबित किया था, वो पहचान
अब उसके अपराध का सबसे बड़ा सबूत बन चुकी थी। 8 जुलाई 2019, जब पूरा सच देश के सामने आया, भोपाल पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आईपीएस अखिल पटेल ने पूरे केस का खुलासा किया। उन्होंने कहा, यह मामला कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश थी, लेकिन सच्चाई कभी राख में नहीं छुपती। जो सच है वो आग बनकर बाहर आ ही जाता है। राजेश पर हत्या, धोखाधड़ी और पहचान छिपाकर भागने के आरोप लगे, और अब उसे फिर से उसी जेल में भेज दिया गया, इस बार हमेशा के लिए। तो ये थी आग की लौ में छुपे एक कातिल की खौफनाक कहानी, जहां मौत एक नकाब थी और पहचान के पीछे छुपा था एक शातिर जुर्म। लेकिन याद रखिए, जुर्म कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून की नजरें हर तरफ होती हैं और सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मोड़ कौन सा लगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रियल क्राइम थ्रिलर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियां जो कागजों में दर्ज हैं लेकिन दिलों में दहशत छोड़ जाती हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच्चे जुर्म की परतों के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और सतर्क भी। जय हिंद।